हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस के चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे, जो कि है कैसे कैसे बदले घर। तो यहाँ पे दिया है कि चेतन दास नाम के कोई व्यक्ति हैं। उनके बारे में है कि सालों पहले मैं बहुत तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश तो 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। यहाँ पे है कि अध्यापक के लिए, तो इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान दिखाएं। तो जैसा कि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों को नक्शे में हमें जो भी स्टेट है या फिर कोई देश है तो उसको दिखाना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चलेगा कि ये क्षेत्र, ये राज्य कितना बड़ा है और किस जगह पर स्थित है, उसका डायरेक्शन किधर है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ये जो चेतन दास थे, वो अपना गांव छोड़कर कहीं और रहने के लिए आ रहे थे, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था और वही अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हैं। तो इससे वो बताना चाहते हैं कि ऐसे ही जब हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान के हिस्से में, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे भारत को छोड़कर। तो उनको कैसा फील हुआ होगा जब उनको अपना गांव छोड़ना, अपना घर छोड़ना इतना बुरा लग रहा है। तो किसी का 2 देशों में बांट दिया गया, दूसरे देश भेज दिया गया, तो इसमें उन्हें कितना बुरा फील हुआ होगा। अब एक नई शुरुआत लिखा है। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है, अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगेगा, मतलब कि गोबर से अगर लिपाई करेंगे तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगेगा। बस अब छत बनानी थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिकाया। लकड़ी को दीमक न लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है। पता करो कि अपने घर में दादा दादी उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब वे किस शहर में रहते थे, उनका घर किन किन चीज़ों से बना था, क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था, उनके घर में खाना कहाँ बनता था, चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ क्यों। अब यहाँ पर है अध्यापकों के लिए। तो सोहना गांव कहाँ पर है।
तो हरियाणा में है सोहना गाँव, ये इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई थीं। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों को उनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें। अब क्या है, मकान में बदलाव। समय बहुत बीत गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूँ, एक कमरे और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाज़ार में तब कच्ची ईंट भी मिलती थीं। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों को चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उनमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच वे दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। अध्यापक के लिए यहाँ पे क्या दिया है कि बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालयों के बारे में जानने को प्रेरित करें। इससे बच्चों को पहले का ज्ञान होगा कि पहले लोग कैसे रहा करते थे और आज कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं पहले की अपेक्षा। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करके उन्हें उनके पूर्वजों से वो प्रश्न पूछेंगे और उससे उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो और जब वे उनसे पूछेंगे तो उनका एक्सपीरियंस उनके कक्षा में हमें पूछना चाहिए कि आपके दादा दादी कैसे रहते थे। अब यहाँ पे यही चीज़ दी है कि पहले कैसा उनका घर हुआ करता था चेतन दास का, और अब उन्होंने क्या क्या मरम्मत करवा लिया, सीमेंट लगवा लिया। पहले मिट्टी का उपयोग ज़्यादा था और अब सीमेंट लगवा लिया जिससे दीवारें और मजबूत हो गई। टॉयलेट भी बनवा लिया। अब क्या, चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ़ क्यों नहीं करते। चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ़ करता है? और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिमी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लिंटल डलवा लिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्के बनवा लिए। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। तो ये सारी बदलाव आई। चेतन दास जब छोटे थे तो उनका घर कैसा था, जब उनका विवाह हुआ तब क्या बदलाव आया, और अब उनके बच्चों का विवाह हो गया है तो भी बदलाव आ गया है घरों में। अब यहाँ पे क्या दिया है, ऊपर एक चीज़ दी हुई थी कि
उनका टॉयलेट साफ़ करने के लिए कुछ लोग आते थे जिनके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें कुछ और चीज़ें छूने के लिए नहीं मनाही थी और उन्हें घर के किसी अलग हिस्से में बैठने के लिए बोला जाता था। अदर हिस्से में वे नहीं आ सकते थे। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि लोग अपना टॉयलेट खुद से क्यों नहीं साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अध्यापकों के लिए कि बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ़ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वे ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ आज भी ऐसा होता है। तो इस पे बच्चे अपनी राय देंगे कि उनके विचार क्या हैं दूसरों को लेकर, ताकि वे सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके और अपना काम स्वयं करने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। अब क्या है, नई नई चीज़ें। मेरे छोटे बेटे मिंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे, पर पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। ये तो यही बस मकान के बदलाव के बारे में है कि कैसे पहले मिट्टी के बाद सीमेंट से घर को मजबूत करवाया गया, फिर टॉयलेट बना, फिर उसके बाद टाइल्स लगी। तो यही सारे बदलावों के बारे में इसमें चर्चा की गई है और कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिस पे बच्चों से हम उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, जिससे वे बताएंगे कि वो क्या क्या बदलाव देखते हैं। क्या उनके अब तो हर 2 साल में 1 साल में कुछ ना कुछ बदलाव हो ही जाता है घर में, कि टाइल्स लग गई या फिर पेंट दीवारों का अलग कलर से पेंट हो गया। तो अगर कुछ भी छोटा छोटा बदलाव होता है तो वो एक्सपीरियंस, वो उनका अनुभव बच्चों से हमें पूछना चाहिए। अब उनको अगर उन्होंने ऐसा देखा होगा तो उस पर वे अपने उत्तर भी देंगे। अब क्या चित्र में देखो, इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई। तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? चित्र को देखकर तालिका में लिखो कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को देख करके बताना है कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। बिजली का काम हो रहा है, फिर घर बन रहा है, फिर पाइप का भी काम हो रहा है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब यहाँ पे देखो, काम औजार किस नाम से उन्हें बुलाया जाता है। 4 कैटेगरी दी गई है, चारों में अलग अलग काम औजार और के नामों को लिखना है। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। और यहाँ पे अध्यापक के लिए कि तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है। वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाइए। तो बच्चों को वहाँ पर ले जाके और उनसे उन्हें दिखाया जा सकता है, जिससे बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे और उनके मन में कोई प्रश्न होते हुए पूछेंगे, जिससे कि उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब क्या है, कुछ प्रश्न है जिसका बच्चे उत्तर देंगे कि उन्होंने वहाँ से क्या चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर अध्यापक के लिए दिया गया है कि अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाएं या वहाँ काम कर रहे लोगों को स्कूल में बुलाएं, उनके काम और औजारों के बारे में उनसे बातचीत करें।
हाँ, अगर हम किताब से पढ़ाएंगे तो इससे अच्छा हम बच्चों को सामने से ही दिखा दें। अगर आप टीचर हैं और आपके स्कूल में ही अगर कोई काम हो रहा है ऐसा कि कुछ कोई विद्यालय का कोई पार्ट है वो बन रहा है, मान लीजिए शौचालय बन रहा है या फिर रसोई घर बन रहा है या कोई कमरा ही बन रहा है कक्षा के लिए, तो उसे उसमें जो भी मिस्त्री आए होंगे या जो भी कारीगर आए हैं, वर्कर आए हैं, उनसे बच्चों को मिलवाइए और दिखाइए कि वो कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसका कैसे उपयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जानेंगे, देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा सही से तैयार होगा, बजाय कि हम उन्हें किताब में ये चीज़ें दिखाएं। तो प्रैक्टिकली जब सामने से भी देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे प्रश्न अपनी मर्ज़ी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखो और 60 सालों में चेतन दास का मकान बनने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम में लिखो। उसके बाद आओ घर बनाए, तो यहाँ पे दिया कि कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बँट जाएं, हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाए। तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस की डिब्बी और रंग। सभी घरों को एक साथ रख कर बस्ती बनाओ। तो इन सब चीज़ों से एक बस्ती बनाया जा सकता है घर। तो वही यहाँ पे मतलब माचिस और ये सारी चीज़ों का उपयोग करके लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, जूते के डिब्बे, माचिस की डिब्बी और रंग, तो एक मकान का मॉडल बन जाएगा और उन सभी मकान के मॉडल से एक बस्ती क्रिएट की जा सकती है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, तो पहले साल में मिट्टी का ज़्यादा उपयोग हुआ था, दूसरे साल में सीमेंट और टॉयलेट बना था, और तीसरे साल में पक्की छत बनी थी और किचन था, ऐसा कुछ था। और ये चौथे वाले में जैसे टाइल्स वगैरह लग गया था, तो एक सोहना में घर था और एक दिल्ली में था। तो बस यही था इस चैप्टर में कि जो भी बदलाव हुए हैं उनके बारे में, और कुछ स्टेट के बारे में था, हरियाणा के बारे में, और बस वक्त के साथ कैसे कैसे घर बदलते हैं इनके बारे में था। जो भी पेडागॉजी अध्यापक के लिए ये दिया है, तो इस पे हम इसको हम इम्पॉर्टेंट मानेंगे और इससे हम पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमारी मदद करेगी। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।